कोड नंबर 48 का क्वेश्चन नंबर 16 अपन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है बेटा कि एक वॉल है, ठीक है ना, ये वॉल हमारी हो गई, ठीक है, और हमारे पास में एक यूनिफॉर्म रॉड है। हमारे पास में क्या है, एक यूनिफॉर्म रॉड है, और ये यूनिफॉर्म रॉड इस वर्टिकल वॉल के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रखा है इसने, ठीक है, और ये जो वॉल है वो है स्मूथ। ये वॉल कैसी है, स्मूथ है। तो हमें क्या पूछा है, द फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट ऑन द रोड, ये हमें चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यहां पे बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पर यहां पर mg काम करेगा। m कितना है, 20 kg है, तो 20 इंटू जी मतलब 200 न्यूटन यहां पर ये फोर्स हो गया। एक नॉर्मल फोर्स यहां पर काम करेगा जिसको मैंने नाम दे दिया है n1। एक नॉर्मल फोर्स यहां पे काम करेगा, इसका नाम मैंने दे दिया है n2, ठीक है, और फ्रिक्शन काम करेगा इस साइड में। अच्छा जी, तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो हमारा जो n1 है वो किसको बैलेंस कर देगा, n1 किसको बैलेंस कर देगा, 200 को बैलेंस कर देगा, क्योंकि n1 ऊपर लग रहा है, 200 नीचे लग रहा है। दूसरी बात क्या करनी है यहां पे कि जो n2 है अपना n2 वो किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन के बराबर होगा। ये जो n2 होगा ये इधर फ्रिक्शन जो लगेगा उसके बराबर होने वाला है, ठीक है ना सर। अब इसको अपन थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट देख रहे हो, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को बैलेंस कर देंगे। तो पहले 200 जो न्यूटन फोर्स है उसका टॉर्क निकालते हैं इस पॉइंट के अबाउट। तो क्या हो जाएगा, मैंने लिखा 200, ठीक है, तो मैंने लिखा 200 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अगर ये 60 है, ये 90, तो कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, l/2, ये कितना हो जाएगा, l/2। अगर बेटे ये l/2 है ना, ये कितना है, l/2 है, तो कितना हो जाएगा, l/2 cos 30 हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे l/2 cos 30, फाइन। अच्छा, अब हम ये जो n2 दिख रहा है आपको, है ना, n2, इसका टॉर्क लिखते हैं। इसका टॉर्क और इसका जो इसमें टॉर्क है ना, वो हम बराबर कर रहे हैं। तो n2 मैंने लिखा, और इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये हो गई। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, l है ना, तो ये कितना हो जाएगा, l sin 30 डिग्री हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, l sin 30 डिग्री, ठीक है ना सर। तो l से l कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा ये अपना 100, क्योंकि 2 से कट गए, 100 बच गया। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो मैंने यहाँ पे √3/2 लिख दिया है। इसके बाद में n2 और sin 30 कितना होता है, 1/2, 2 से 2 वापस कैंसिल आउट, तो अपना आंसर आ गया 100√3। तो 100√3 मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं, हमारे पास में ये जो सवाल दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास बोला हुआ है कि हमारे पास 2 स्फेयर हैं, एक तो स्फेयर A है, एक स्फेयर B है, और दोनों एक जैसे स्फेयर हैं। इस पे चार्ज कितना है Q, और इस पे भी चार्ज कितना है Q। अब मेरे पास में एक तीसरा स्फेयर है बेटा, मेरे पास में एक तीसरा स्फेयर है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है। मान लो उसको C मान लिया मैंने। अब इन्होंने कहा कि पहले आप एक काम करो, C को A के साथ में टच करो। जैसे बेटा आप C को A के साथ में टच करोगे तो क्या होगा, A पर जो नया चार्ज आएगा वो आएगा कितना, Q + 0/2, मतलब Q1 + Q2/2। तो ये हो जाएगा आपका Q/2, क्योंकि Q + 0, क्योंकि इस पर तो चार्ज कितना है, 0 है ना, तो कितना हो जाएगा, Q + 0/2 मतलब Q/2। और C पे भी कितना हो जाएगा नया चार्ज, Q/2 हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, ये वाला जो C है अब इसको आप B के साथ में भी टच कर दीजिए। तो वापस Q1 + Q2/2 करना है हमें। तो हमने क्या करा, Q2/2 + Q/2, मतलब ये कितना हो गया, 3Q/4 हो गया। अब ध्यान समझिए, हमारे पास में जो स्फेयर A है, अब उस पे जो चार्ज है नया Q/2 है, और हमारे पास जो स्फेयर B है उस पे चार्ज अब कितना है, 3Q/4 है। पहले इन पे Q जब था तो पुराना वाला जो फोर्स था वो कितना था, F = KQ², मान लो डिस्टेंस R है तो R²। अब मैं नया वाला फोर्स लिख रहा हूं बेटा, नया वाला फोर्स लिख रहा हूं, है ना। तो कितना हो जाएगा नया वाला फोर्स, F = बोल देते हैं, F' = K। बेटे Q1 कितना है तेरा, Q/2 है, और तेरा Q2 कितना है, 3Q/4 है ना, अपॉन R²। इसका मतलब ये कितना आ गया अपना, ये KQ²/R² तो F हो गया, और ये कितना हो गया 3, और ये 4 × 2 = 8, मतलब 3/8 F हो जाएगा। इसका मतलब 3F/8, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमारे पास बोला गया कि 2 सिटी है X एंड Y कनेक्टेड बाय ए रेगुलर बस सर्विस विद ए बस लीविंग इन ईदर डायरेक्शन। मतलब समझो आप, ये सिटी X है और ये सिटी हमारी कितनी है
सॉरी ct, ये हमारी ये ct जो है x है, ये शहर x है और ये शहर y है। मान लो इनके बीच का डिस्टेंस कितनी है, d है। अब यहां से एक बस निकलती है और y की तरफ जाती है ना, और हर t मिनट के अंदर ऐसा होता है, हर t मिनट में यहां से बस यहां निकल के यहां पे जाती है, ऐसा इन्होंने कहा हुआ है। स्कूटी पे एक लड़की भी जा रही है और स्कूटी पे जो लड़की जा रही है उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है। जब ये लड़की ये देखती है कि मेरे डायरेक्शन के अंदर कोई बस जा रही है तो हर 30 मिनट बाद में बस दिखती है, और अपोजिट डायरेक्शन से, मतलब वो इधर चल रही है और जब सामने से कोई बस आ रही है तो हर 10 मिनट के बाद में उसको बस दिखती है ना। तो देखो सेम डायरेक्शन के अंदर अगर अपन रिलेटिव लगाएं, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव लगाएं तो अपन क्या लिखेंगे, पहले इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल, ये मैंने वेलोसिटी लिखा। अगर इस वेलोसिटी को मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, टाइम कितना है, टाइम कितना है 30 है ना, रिलेटिव टाइम 30 मिनट्स है, तो 30 मिनट को टेंस किया मैंने तो मैंने 60 का डिवाइड कर दिया, आर में चेंज कर दिया। अब ये वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी और ये टाइम, ये किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के, विच विल बी इक्वल टू डी, मैंने डी बोला उसको। अच्छा डी को क्या लिख सकते हो आप, इतने ही टाइम में बस गई है, बस टी मिनट में जा रही है यहां से यहां, तो आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ बस इनटू टी, मिनट है इसलिए आर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ये पहली इक्वेशन बन गई जब आप सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हो। और जब आप अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो यहां पे क्या हो जाएगा, v प्लस 60 हो जाएगा, और टाइम कितना है 10 है तो 10/60 हो जाएगा, है ना, बराबर क्या रहेगा, d रहेगा, और बराबर v t/60 इज इक्वल टू, आपकी इक्वेशन हो गई 2। अब ये दोनों इक्वेशन को आप बराबर कर दीजिए बेटा, क्योंकि ये भी d है और ये भी d है, दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो या तो भाग दो, जैसी भी आपकी इच्छा है वैसा आप कर लें। जैसे आप करेंगे ऐसा, तो देखो v माइनस 60 अपॉन v प्लस 60 मैंने डिवाइड किया, ठीक है, 60 से 60 कट जाएगा, 30/10, 30/10 मतलब ये कितना हो गया, 3 हो गया, बराबर में d/d मतलब 1 हो गया, मतलब कितना बच गया, ये इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 3v, और ये कितना हो गया 6 बाद 6 18, मतलब ये हो गया आपका 180 बराबर v प्लस 60। तो यहां से ये आ गया 2v और ये बराबर हो गया 240 के, मतलब v बराबर आपका आ गया है 120 किलोमीटर पर आवर। तो 20 एक v तो आएगा 120 किलोमीटर पर आवर, कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। अच्छा टाइम की बात करते हैं। अब ये जो v है 120, आप कोई भी इक्वेशन में या तो 1 में या तो 2 में रख के t की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब v आप यहां पे रख दीजिए, कितना रख देंगे आप यहां पे 120, यहां पे भी v कितना रख देंगे आप 120, t जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 मिनट आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में कंटेनर है, कंटेनर के अंदर 2 गैसेस हैं, उनके वॉल्यूम्स बता रखे हैं और उनके मोल्स बता रखे हैं, हमें प्रेशर बता रखा है, और ये इसको हमने सेपरेट कर रखा है एक थर्मल इंसुलेटर से। तो बेटा टोटल मोल कितना लिखेंगे अपन, N1 प्लस N2 बराबर N। ठीक है, हम जानते हैं PV इज इक्वल टू कितना होता है, nRT होता है बेटा। तो बेटे N बराबर कितना हो जाएगा, PV अपॉन RT। तो ध्यान से देखिए N1 कितना हो जाएगा, P1 V1 अपॉन RT प्लस P2 V2 अपॉन RT, और N मतलब P मिक्स लिखेंगे यहाँ पे, आप मिक्सचर का P मिक्स लिख दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है ना, और फिर क्या लिख देंगे, V मिक्स लिख देंगे अपॉन RT। बेटे RT से RT कट गया, है ना, तो P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V मिक्स ही आपका क्या है, P मिक्स है जो हमें सवाल में निकालना है। अच्छा P1 कितना है, P1 हमारे पास कितना है 1 है तो मैंने 1 रखा। अच्छा V1 कितना है, V1 2 है तो मैंने 2 रखा, है ना। P2 कितना है बेटा, P2 कितना है 2 है तो मैंने 2 रखा, और मेरा V2 कितना है, V2 मेरा 3 है तो मैंने यहाँ पे 3 रखा। अच्छा V मिक्स मतलब टोटल V 2 प्लस 3 मतलब कितना हो गया, 5 हो गया। जब आप इसको करेंगे आगे तो ये आएगा 2, ये आएगा 6, ये आएगा 5, मतलब ये आएगा 8/5, मतलब 1.6 ATM इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास में बोला गया डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन n इक्वल टू 2 स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज क्लोज टू, है ना। तो बोर रेडियस हमें दे रखी, ध्यान समझे, हम जानते हैं कि 2πr बराबर क्या होता है n लैम्डा, समझ रहे हो। इसके अंदर जो वेव्स बनती हैं इस तरीके से, जैसे मान लो n बराबर 1 है, n बराबर 1 है तो एक वेव ऐसे बनेगी, ठीक है ना। n बराबर 2 है, n बराबर 2 है तो 2 वेव बनेगी, ऐसी ऐसी 2 वेव बनेगी, 2 लैम्डा रहेंगे, ठीक है ना, ऐसे 2 लैम्डा रहेंगे। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि 2πr बराबर n लैम्डा। फिर मैंने लिखा 2 पाई का मतलब 3.14 r। अच्छा r को क्या लिख सकते हैं आप, r n को क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं r1 इंटू n स्क्वायर, ठीक है ना। r1 कितना दे रखा है अपन को, बोर रेडियस दे रखी है अपन को 0.052, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने r1 रख दिया। n कितना है अपने पास 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया,
और n कितना है मेरे पास में 2, तो मैंने 2 रख दिया इंटू लैम्डा। बेटा 2 से 2 छम्मा छम्मा हो गया, मतलब कैंसिल आउट हो गया। जब आप इसको पूरे मल्टीप्लाई करते हो तो लगभग ये 0.65 नैनोमीटर के आसपास आता है। सबसे करेक्ट ऑप्शन ये है, इसका मतलब ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा। तो कोड नंबर 48 का क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी पूछा है। तो अगर अपन यहाँ देखें तो आप एक चीज देखोगे, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई तरीके से देखूं तो आप 5 और 3 ये आपके पास किस में आ जाएंगे, ये 1.5 एक तरह से 5 और 3 अपने पास आ जाएंगे सीरीज के अंदर। तो यहाँ पे ये हो गया 5 और 3 का सीरीज हो गया 8, 2.5 और 1.5 अपने पास सीरीज में आ जाएंगे। तो इनका अपने पास हो गया 4। फिर यहाँ पर आपको दे रखा है 1/3 और बैटरी आ गई। यहाँ पे अपने को एक 5.5 दे रखा है। तो 8 और 4 का अगर अपन पैरेलल देखें तो 8 इंटू 4/12 है, ये गया 3 टाइम्स, तो 8/3 बन गया आपके पास। ये 8/3 और ये हो गया 1/3, तो 8/3 और 1/3 ये हो गया आपके पास आ गया 3। यहाँ पे 1.5 और 5.5, तो आपके पास कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर अपन देखें तो 5.5 और 1.5 के हिसाब से हो गया ये 7, और ये आपके पास 3 आई गया। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका जो इस सर्किट का रहा आर इक्विवेलेंट वो 10 ओम आ गया। तो अगर 10 ओम के अकॉर्डिंग अपन करंट देखें तो I = V/R, बैटरी आपके पास कितनी है 5 वोल्ट की, और ये 10 आ गया तो कितना गया 0.5 एम्पियर करंट। तो इस तरीके से अपने पास जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर 4th ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन चलें तो 3 आइडेंटिकल हीट कंडक्टिंग रोड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन फिगर। यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ पे इसका डायग्राम अपने पास एक क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ अगर अपन देखें तो तीनों सीरीज के अंदर हो गए। अब तीनों सीरीज में है तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पर कि करंट अपने पास सेम रहेगी, हीट करंट। और हीट करंट मतलब क्या हो गया आपके पास Q हो गया। अब Q का आप इलेक्ट्रिक करंट के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो क्या हो जाएगा अपने पास, करंट जो होती है V/R, तो डेल्टा T/R कितना होता है आपके पास ρL/A, और यहाँ पे रो की जगह कितना आ जाएगा KA, और यहाँ पे अगर अपन देखें इसमें डेल्टा T, तो ये डेल्टा V की जगह ये R की जगह अपने पास होता है ρL/A, और रो की जगह आता है 1/K। तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा T KA/L। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो एरिया दे रखा है वो आपको सेम दे रखा है, लेंथ आपको सेम दे रखी है, तो डायरेक्ट अपन K और एक जो डेल्टा T का जो प्रोडक्ट है वो उसको अपन कांस्टेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे K इसके लिए कितना आ जाएगा आपके पास 3T - T1, और इंटू इसका क्या आपको दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ K। सेकंड के लिए अगर अपन देखें तो यहाँ पे T1 - T2 अपने पास टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, T1 - T2, और यहाँ पे आपके पास आ गया इसका कांस्टेंट K आ गया। नेक्स्ट आप देखिए तो T2, और यहाँ पे टेम्परेचर आपको दे रखा है T, और ये आपके पास दे रखा है 2K। तो इस मेथड से इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, जिससे आपके पास जो आंसर आएगा इसमें आपके पास आ जाएगा 5/3 आपके पास इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन चलें इसमें तो इन एन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम आपको गिवन है, स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू ए बॉक्स फिल्ड विद सैंड एज द बॉक्स ऑसिलेट सैंड। अब इसमें आप ऐसे कह दो कि मास अगर अपन नॉर्मली बात करें गिर रहा है तो इससे इसके वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी को मैं क्या कर सकता हूँ A ओमेगा। अब सबसे पहले अपन ओमेगा की बात करें तो ओमेगा आपके पास होता है √K/m। m आपका लगातार डिक्रीज हो रहा है, m डिक्रीज होगा तो ओमेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा इंक्रीज। अब ओमेगा के इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, एक तो फर्स्ट हो सकता है, एक सेकंड थर्ड हो सकता है, और फोर्थ हो सकता है। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। तो v कांस्टेंट है तो अगर आपका ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास कौन सा ऑप्शन आ गया यहाँ पर, 4th ऑप्शन अपने पास यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन चलें, AB is a part of an electrical circuit. The potential difference V - VB at instant. Current 2 एम्पेयर एंड इंक्रीजिंग बोल रखा है यहाँ पे अपने को। अगर ये इंक्रीजिंग है तो जो आपका L होगा ये एज ए बैटरी काम करेगा। इसका जो होता है LdI/dt आपके पास होता है। अब LdI/dt के अकॉर्डिंग अपन देखें तो कितना हो जाएगा आपके पास, ही L दे रखा है 1 और ये दे रखा है तो 1 आपके पास आ गया ये वोल्ट। तो यहाँ पर अगर अपन सोल्व करें इसको तो अब यहाँ A से चलना स्टार्ट करो तो VA माइनस फिर कितना आ रहा है 1 वोल्ट आपके पास ये आ गया, फिर +- 5 वोल्ट आपके पास ये आ गया। इसमें करंट आपको क्वेश्चन दे रखिए 2 एम्पियर, तो 2 × 2 के हिसाब से हो गया ये 4, और इक्वल टू कितना आ गया VB, तो VA - VB आपके पास यहाँ आ जाएगा 10 वोल्ट।
तो 10 वोल्ट के अकॉर्डिंग अपने पास ऑप्शन आ गया इसमें सेकंड। नेक्स्ट अगर अपन देखें इसके अंदर, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद ए कांस्टेंट फोर्स f। अगर ये पुलिंग इट टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो यहाँ पे इट बोर मॉडल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इट्स मोशन द रेडियस ऑफ r। तो आप ऐसे कर दो, जैसे f होगा सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास हो जाएगा mv² अपॉन r। तो यहाँ पे f को कांस्टेंट दे रखा है, तो जो आपका v² है वो प्रोपोर्शनल टू आपके पास आ गया यहाँ पर r। अब इसके अलावा nth ऑर्बिट के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो अपने पास mvr जो होता है वो आ जाएगा nh अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे v इंटू आर का जो प्रोडक्ट हुआ वो आपके किसके प्रोपोर्शन में आ गया, यहाँ पर n के प्रोपोर्शन में आ गया। अब यहाँ पे आप r की जगह v² पुट कर सकते हो, तो आपके पास क्या बन गया, ये v³ प्रोपोर्शनल टू n। तो यहाँ से जो v रहा, v आ जाएगा n की पावर 1/3। तो v का वैल्यू n की पावर 1/3 है, एक तो ये आ गया। नेक्स्ट आपको v² जो होगा वो r के का जाएगा, तो r जो आपके पास आएगा v²। अब यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये आ जाएगा n की पावर 2/3। इसके अकॉर्डिंग देखें तो अपने पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। हम चालू करने जा रहे हैं फिजिक्स का पेपर, जो कि रहा है इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। तो इसका हम पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पेरिनल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ द सर्कुलर प्लेट इज द बीइंग चार्ज सच दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट। सर्कुलर प्लेट है, तो वो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। हम जानते हैं कि सर्कुलर प्लेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि जो प्लेट है सर्कुलर के अंदर अगर कोई वायर है जो कि सर्कुलर बना हुआ है, इसी तरह से हम सर्कुलर प्लेट हैं, तो सर्कुलर प्लेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे तो कितना होता है, 0, और उसके बाहर इस तरह से करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है रब बी प्रोपोर्शनल होता है आर के, और बाहर होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² के। तो पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, बाउंड्रीज पे। तो कह रहा है कि नॉन जीरो एवरीवेयर, बिल्कुल सही है, हर जगह नॉन जीरो रहेगा। एट द इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग पेरीफेरी ऑफ द प्लेट, यानी मैक्सिमम होगा कहाँ पे, पेरीफेरी पे, जहाँ पे आर की वैल्यू किसके बराबर है, आर के इक्वल है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डाइपोल 5 × 10 की पावर -6 सेंटीमीटर अलाइंग विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड 4 × 10 की पावर -5, डाइपोल रोटेटेड थ्रू द एंगल थीटा 60 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। हम सब जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, -PE। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम अच्छी तरह से जानते हैं, कितना होता है, -PE cos थीटा। P क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो cos θ1। पहले जो है वो कहाँ पे अलाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन है, अलाइन विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0 डिग्री। तो पहली कंडीशन में cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। हम वैसे भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज रहेगा वो किसके बराबर होगा, बता, PE cos θ1 - θ2। थीटा की वैल्यू पहले 0 डिग्री है, तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 60 की कितनी होगी, 1/2। तो ये हो जाएगा PE/2। और P की वैल्यू कितनी की बने, डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है जहाँ पर डाइपोल की कितनी है, 5 × 10 की पावर -6। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना के बने, 4 × 10 की पावर 5, और 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2। 2 से 2, 5 × 10, 10, 10 की पावर -5, ऑल विल बी कैंसिल आउट, आंसर विल बी 1 जूल। अगला, A ball of the mass 5 kg is the drop the height of the 40 meter. Ball hits the ground and rise to the height of 10 meter. Impulse imparted to the ball during this collision. अगर हम हाइट बॉल को कितनी मीटर की हाइट से गिराते हैं, 40 मीटर की हाइट से गिराते हैं, तो वेलोसिटी जो रहेगी √2gh, जी की वैल्यू कितनी होगी 9.8, h की वैल्यू 40, तो b इक्वल टू रूट के अंदर 2gh, 9.8 × 40, 9.8 40 से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 196 बनेगा ये, और 2 × इसको मैं लिख सकता हूँ 196, 90 × 2, 196 का रूट आ जाएगा 14, और 4 का रूट कितना आ जाएगा 2, तो ये आएगा 28 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी हिट करेगी। वापस में वो हाइट गेन कर रहा है 10 मीटर हाइट गेन कर रहा है, तो वेलोसिटी का तो वही फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि ऊपर 10 मीटर, तो वही, ये मानो कि 10 मीटर से अगर हम बॉल को गिराएंगे तो वो कौन सी स्पीड से हिट करेगा, वही कंडीशन बनेगी रिवर्स मोशन में। देखें तो 2gh, जी की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 10, h की 10, पॉइंट कैंसिल, 98 × 2, 196 का रूट कितना आएगा 40 मीटर पर सेकेंड।
28 से नीचे जाएगी, ऊपर किससे आएगी 48 से। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई चेंज। तो वो कह रहा है कि इम्पल्स इंपॉर्टेंट, इम्पल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम m इक्वल टू b2 माइनस b1, m इक्वल टू b2 माइनस b1। नीचे वाली ये वेलोसिटी कितनी है 28 प्लस दोनों की वेलोसिटी अपोजिट है, दोनों में अगर हम डिफरेंस निकालने लगे तो दोनों के ऐड हो जाएंगे क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है। b1 को तुम कितना लेगो माइनस के 28, b2 को 14 लगो, अपर डायरेक्शन में इसको 14 ले सकते हो, माइनस 28 तो प्लस 28 हो जाएगा। मास कितना गिवन है 1/2, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 28 इंटू 28 प्लस 14 कितना हो जाएगा 28 इंटू 14, ये हो जाएगा मेरे पास 42, 28 इंटू 14, 42 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा 21। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन द पोलराइज्ड शीट प्लेस बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड, दो पोलराइड ऐसे हैं जो कि क्रॉस पोलराइड हैं, इनके बीच में एक प्लेट को रखा जाता है। पोलराइज एक्सिस वन ऑफ द पोलराइड, आई नोट द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइड आफ्टर अराइजिंग द फर्स्ट पोलराइड, है ना। आई नोट इंटेंसिटी गिवन है पहले पोलराइड के होने के बाद। नॉर्मल कंडीशन में हम जो पोलराइजेशन का फॉर्मूला लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, आई इक्वल टू पहले पोलराइड्स के बाद होती है वो होती है आई नोट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। पहले से इंटेंसिटी आई होती है, पोलराइज के बाद हो जाती है आई नोट बाई 2। लेकिन इसमें गिवन है आई नोट इज द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द फर्स्ट पोलराइड। फर्स्ट पोलराइड से जो पास हो रही है ना वो इंटेंसिटी कितनी है बताना। फर्स्ट पोलराइड से जो पास हो रही है वो जो इंटेंसिटी है वो है आई नोट। तो मैं इस 2 को रफ कर दूँ, मेरे को वो इंटेंसिटी आई नोट ही माननी पड़ेगी। कॉस स्क्वायर 5, एंगल कितना बन रहा है 22.5 डिग्री। उसके बाद जो वो करा है कि लेकिन पोलराइड है 2 और दोनों क्रॉस हैं, इसका मतलब एक का एंगल अगर 22.5 डिग्री है तो दूसरी की नई इंटेंसिटी जो बनेगी वो बनेगी आई इंटू कॉस स्क्वायर, ये बनेगा कॉस स्क्वायर 67 डिग्री। क्यों बनेगा 67 डिग्री, क्योंकि क्रॉस पोलराइड है तो दोनों के एंगलों के जो पोल्स रहेंगे, अगर एक का थीटा है तो दूसरे का बनेगा 90 माइनस थीटा। एक का 22.5 है तो 90 में 22.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नई जो इंटेंसिटी आ जाएगी हमारे पास जो पास होके आएगी, आई की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं कितनी है आई नॉट कॉस स्क्वायर 22.5 और इधर बनेगी कॉस स्क्वायर, यहाँ से ये वैल्यू आई की वैल्यू रख दी है तो चल ही रहा है कॉस स्क्वायर 67, कॉस स्क्वायर 67, कॉस स्क्वायर 67 कॉस स्क्वायर 67 डिग्री। ये आई डैश इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री की वैल्यू कितनी, हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो ये वैल्यू बनेगी 1 प्लस कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा 22.5 का 2 गुना 1/√2, क्योंकि 22.5 का 2 टाइम्स होता है 45 डिग्री, तो 1/√2 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। 67.5 का 2 गुना कितना होता है 135, कॉस 135 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/√2 इंटू 2। हम इसको सॉल्व करते हैं 2 इंटू 2 4, 1 माइनस 1/√2 1/2, ये आंसर आ जाएगा 1/8, यानी आई नॉट पहले ही चल रहा है तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी मेरे पास आई नॉट बाई 8। दिस इज द करेक्ट आंसर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 2 सिमिलर कार्स A and B 100 जूल एंड 225 जूल रेस्पेक्टिवली ऑन द अप्लाइंग द ब्रेक्स ऑन द कार A 100 मीटर, कार B 1500 मीटर, देन F A F B आर द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स ऑन द कार A and B रेस्पेक्टिवली, देन रेशियो ऑफ द F A and F B। तो फोर्स का कार में ब्रेक लगाने के बाद कार को जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो टोटल कार की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो टोटल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, वो कार रेस्ट में आ जाएगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर लॉस होगी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर हम देखने लगें तो वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होगा कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज किसके बराबर होता है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, फोर्स इनटू एक्स। चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी गिवन है 100 जूल है, दूसरी और एक की कितनी है 225 जूल। पहले के लिए फोर्स का रेशियो किसका पूछा है, फोर्स का रेशियो पूछा है, तो फोर्स का रेशियो पूछा है तो एफ ए अपॉन एफ बी। पहले के वाले की डिस्टेंस कितनी है ए की, ए चल रही है 1000 मीटर और दूसरी कितनी ट्रेवल की है 1500 मीटर। तो मैं क्या करूँगा 0 से 0, 0 से 0, 5 से। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ एक क्वेश्चन अपने पास आया है
ये यूनिट एंड डायमेंशन का सीधा सीधा क्वेश्चन है कि परसेंटेज चेंज निकालिए पी में, जबकि पी का फॉर्मूला है a क्यूब बी स्क्वायर बाई सी अंडर रूट डी। तो आप लोग लिखेंगे फॉर्मूला पता है अपने को, डेल्टा पी बाई पी जो चेंज आता है दैट इज पावर आगे आ जाती है डेल्टा ए बाई ए प्लस पावर आगे 2 डेल्टा बी बाई बी प्लस, अभी डिवाइड में है तो भी प्लस में जाता है, अंडर रूट सी बाई सी प्लस अंडर रूट है तो ये 1/2 अंडर रूट सॉरी डेल्टा डी बाई डी। अब आप लोग इस पे वैल्यूज पुट कर लीजिए, परसेंटेज चेंज आ जाएगा 3 डेल्टा ए की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को 1 प्लस 2 इंटू बी की परसेंटेज एरर दे रखी 3 प्लस सी की दे रखी 2 प्लस 1/2 इंटू 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर होगा 13%। ठीक है बेटा, दैट इज फर्स्ट आंसर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग बात करेंगे, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर once in 27 days. What will be the period of revolution if the sun were to expand to twice its present radius without any external influence? Without any external influence मतलब बाहर से आपने कोई एक्सटर्नल फोर्सेस या टॉर्क अप्लाई नहीं किया है, तो नहीं किया है तो टॉर्क कैसा रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। टॉर्क अगर अपन बात करें, टॉर्क की अगर अपन बात करें तो L सॉरी यहां पर अपन बात करेंगे, यहां तक हटाना है, वापस देखो। In this question, the sun rotates around its center once in 27 days. What will be the period of revolution if the sun were to expand to twice its present radius without any external influence? Assume the sun to be a sphere of uniform density. अगर अपने को यहाँ पर बात करा कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है तो L जो है एंगुलर मोमेंटम वो कैसा रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, और L जो है वो खुद I ओमेगा होता है तो I ओमेगा कंजर्व्ड रहेगा, और I को हम लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर और साथ में ओमेगा इज कंजर्व्ड, और एम आर स्क्वायर ओमेगा को लिख सकते हैं 1/t या 2π/t, ये कंजर्व्ड रहेगा। यहाँ से m कांस्टेंट है, आर स्क्वायर बाई टी जो है इसको कांस्टेंट कर दीजिए, आर स्क्वायर बाई टी, इससे आप लोग रिजल्ट बना सकते हैं r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे, r1 देखिए पहले रेडियस r है, बाद में जो है डबल कर दी तो r2 को 2 कर दीजिएगा, टाइम t1 पहले दे रखा 27 डेज, बाद वाला टाइम आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा सेकंड आंसर 108 डेज। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को ये कह रहा है द रेडियस ऑफ द मार्शियन orbit around the sun is about 4 times the radius of the orbit of Mercury. The Martian year is 687 Earth days. Then which of the following is the length of 1 year of Mercury? Length निकालनी है अपने को, तो obviously क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन है, P square is proportional to directly proportional to T cube. यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दीजिए T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन में R2 क्यूब। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, T1 पहले का जो अपने को बात करी है टाइम दे रखा 687, यहाँ रख देना। दूसरी बात 4 टाइम्स जो है रेडियस अपने को कहा कि वो 4 टाइम्स है, तो पहले वाली को अगर आप R माने तो इसको 4 टाइम्स R मान करके T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, जिससे T2 की वैल्यू जो है आप लोगों के पास 88 अर्थ डेज आप लोगों को अप्रोक्सीमेट 88 अर्थ डेज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, दिस इज अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 8 इक्वल पीसेस। आप लोगों ने एक ही वायर को 8 इक्वल पीसेस में कट किया है। ऑब्वियसली आपको पता है कि 8 इक्वल पीसेस में कट करेंगे R रेजिस्टेंस को, तो एक जो लेंथ होगी उसकी वैल्यू या रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास R/8। अब उसके बाद क्या किया है, 2 पीसेस बनाए हैं इक्वल रेजिस्टेंस के बाय एडिंग 4 दीस टुगेदर इन पैरेलल। 4 को तो पैरेलल में जोड़ा है, इन 4 को पैरेलल में जोड़ा और फिर इन 4 और 4 को सीरीज में कनेक्ट किया है। कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 फिर 1 2 3 और 4 इस तरीके से इनको कनेक्ट किया है। इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस पूछा है, तो एक की वैल्यू R/8 है, पैरेलल में कनेक्ट है तो ये R/8/4 हो जाएगा, ये भी R/8/4, और दोनों सीरीज में है तो बाद में इन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल आ जाएगा R/32 प्लस R/32, जिसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास R/16। दिस इज योर आंसर।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास, a photon and an electron of mass m have the same energy, एनर्जी सेम कही है और वेवलेंथ का रेशियो पूछा है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन is equal to hc upon में एनर्जी you know very well because E is equals to hc upon lambda for photon। तो यहाँ से lambda p आ गया hc upon में E, और lambda ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो वो होता है h upon में अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर E ही लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों की वैल्यूज आप लोगों से कहा है कि सेम है। दोनों की रेशियो निकालना है, डिवाइड कर दीजिए। लेमडा p अपॉन लेमडा e इज इक्वल टू h से h कट जाएगा, इट इज c अपॉन e डिवाइडेड बाय 1 अपॉन अंडर रूट 2m e। e जो है कैंसिल हो जाएगा, इस e से e कैंसिल हो जाएगा। लेमडा ऑफ p अपॉन में लेमडा ऑफ e वुड बी इक्वल टू c अंडर रूट 2m ऊपर चला जाएगा, और ये e जो है अंडर रूट वाला नीचे आ जाएगा। तो आंसर आप लोग देख सकते हैं c अंडर रूट 2m अपॉन में e, दैट विल बी करेक्ट आंसर, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इन सम एप्रोप्रिएट यूनिट्स टाइम t एंड पोजीशन x रिलेशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय t इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बेटा हमारे सामने आया है। और क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि जो अपने पास t है उसकी वैल्यू दे रखी है बेटा अपन को x स्क्वायर और प्लस में x। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं बेटा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dt बाई dx की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2x प्लस 1 आएगी। यहां से आप देख सकते हैं कि dt बाई dx जो है उसको अपन 1 अपॉन वेलोसिटी लिख सकते हैं, और 1 अपॉन वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है बेटा कितनी 2x प्लस 1। तो वेलोसिटी यहां से कितना आ जाएगा बेटा 2x प्लस 1, और उसकी पावर में लिख सकता हूं बेटा -1। क्यों? क्योंकि ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा। अब अपन बात करें इसका डिफरेंशिएशन करते हैं वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेलोसिटी x का फंक्शन दिख रही है बेटा। तो यहां से क्या मिलेगा, पावर यहाँ पे -1 आगे आ जाएगा, 2x प्लस 1 होल पावर कितना हो जाएगा बेटा -2, और अगर इसका खुद का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा तो इट विल बी 2। ओके, अब अपन को पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन विल बी v dv बाय dx होता है। तो अपने पास v की वैल्यू भी है क्वेश्चन में, तो v की वैल्यू को dv बाई dx की वैल्यू से अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को क्या मिलेगा बेटा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बताओ v की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 1 की पावर -1, तो 2x प्लस 1 पावर -1 दिख रहा है बेटा, और dv बाई dx की वैल्यू अपने पास कितनी है, वो है -2 टाइम्स, वो है -2 टाइम्स अगर बात की जाए इसकी 2x प्लस 1 और उसकी पावर कितनी होगी बेटा -2। अगर देखिए दोनों पावर में क्या हो जाएंगी बेटा, ऐड हो जाएंगी, तो ओवरऑल अपने पास आंसर आ जाएगा -2 टाइम्स 2x प्लस 1 होल पावर -3। अगर देखा जाए तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 होल पावर 3। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बेटा, देखिए अपना फोर्थ ऑप्शन इसमें मैच करता हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन टफ नहीं था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, इजीली किया जा सकता था बेटा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है वो मॉडर्न फिजिक्स से है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर देखा जाए तो बच्चे इसे गलती कर सकते थे। किस तरीके से, बस अप्रोच अगर अपन सही नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता था। देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मॉडल ऑफ क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in a uniform magnetic field B states that the flux passing through the orbit of the electron is nh by e, where n is an integer, h is Planck constant, and e is the magnitude of the electron's charge. According to the model, the magnetic moment of an electron in its lowest energy state will be। तो बेटा अपन को मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो अपने पास NIA होता है। अब अगर बात कर रहे हैं कि ऑर्बिट ए की है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अपन बोल सकते हैं m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा IA, बिकॉज यहाँ n की वैल्यू अपन क्या मान लेंगे 1। अब अपने को क्या करना है कि ये बात हमें पता है कि इसमें जो करंट बहने वाली है, करंट जो इसमें है इंड्यूस होगी, सॉरी माफ कीजिएगा, करंट जो इसके अंदर आने वाली है वो किसकी वजह से आएगी, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से। तो अपन ने क्या बोला बेटा, m इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr, और डिवाइडेड बाई v, सभी को पता है। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो होगी वो मान लेते हैं v है बेटा उसमें, और r उसकी ऑर्बिटल रेडियस हो गई है। तो यहां से अगर अपन देखें तो इसका मोमेंट आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा बेटा EVA
डिवाइडेड बाई 2πr आएगा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, ऑप्शन में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो अपन ने बोला कि बेटा यहाँ पे बोला एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा बेटा, दैट फोर्स विल बी EVB, और ये फोर्स उसको प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mv²/r। अगर मैं यहाँ से बेटा आपको v से एक v कैंसिल कर दें तो यहाँ से v की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी, वो हो जाएगी EBR डिवाइडेड बाय m। क्या हो जाएगी बेटा, EBR डिवाइडेड बाय m। अगर अपने पास v आ चुका है तो अपने पास इसने फ्लक्स की भी इंफॉर्मेशन दी है बेटा, तो फ्लक्स कितना दे रखा है बेटा, फ्लक्स होता है phi इक्वल्स टू b इंटू a। b की वैल्यू अपने पास यहां पर आ चुकी है और phi की वैल्यू अगले ने क्वेश्चन में दे रखी है NH/E। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं बेटा क्या, NH/E, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा सभी बच्चे, NH डिवाइड बाई E इक्वल्स टू B इंटू A। यहां से अगर अपन A की वैल्यू फाइंड आउट करें तो A की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, वो आ जाएगी अपने पास NH डिवाइडेड बाई EB। अब इस A की वैल्यू जो है वो अपन यहां पर पुट कर देते हैं और साथ में V की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो हम आंसर की तरफ बिल्कुल बढ़ जाएंगे बेटा। जरा देखिएगा सभी बच्चे फटाफट से, अगर मैं यहां पर आंसर सॉल्व कर रहा हूं आगे का बेटा ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने आपको बोला कि मैं इस फॉर्मूले में V की वैल्यू पुट करता हूं तो देखो E मल्टीप्लाई बाई V कितना है बेटा, V है मेरे पास EBR डिवाइडेड बाय M, और वास्तव में आपको आगे दिख रहा है बेटा एरिया, तो एरिया की वैल्यू अपन को बेटा कितनी दिख रही है, N टाइम्स H डिवाइडेड बाई EB दिख रही है बेटा अपन को, दिख रही है कि नहीं दिख रही, और साथ में डिवाइड में कितना है बेटा 2πr, तो वो 2πr भी आपके पास में इधर मल्टीप्लाई में इसके साथ आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर अपन इसको कैंसिल करें तो E से E कैंसिल हो जाएगा बेटा, B से B कैंसिल हो जाएगा, अगर R से R कैंसिल कर देते हैं, यहां पर आपको साफ तौर पे दिख रहा है बेटा बचा क्या है, सिर्फ अपने पास एक तो बचा है E, एक तो E बचा हुआ है, एक ऊपर बचा है बेटा H, एक बचा हुआ है N, और नीचे बचा है बेटा 2πm। आप सभी को पता है कि इसने लोवेस्ट एनर्जी स्टेट की बात करी है, तो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट का मतलब हुआ n इक्वल टू 1 की बात की जा रही है, तो अपन n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे बेटा यहाँ पे, तो अपना आंसर आना चाहिए बेटा क्या, EH डिवाइडेड बाई 2πm, विच इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्या सभी को समझ आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आया बेटा वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया अपने पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड बेटा, किससे आया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा है। ये कह रहे हैं माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, दैट मींस आपको बेटा FO की वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर, आपको बोला है कि आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, दैट मींस FE की वैल्यू अपन को दे रखी है बेटा कितनी, 4 सेंटीमीटर। द ट्यूब लेंथ, आपको ट्यूब लेंथ दे रखी है बेटा कितनी, 40 सेंटीमीटर, और यहां पर आपको बोला इफ द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट, यहां पर डिस्टिंक्ट आएगा, डिस्टिंक्ट विजन of eye is 25 सेंटीमीटर, then the magnification in the microscope is। बहुत सिंपल सी बात पूछी बेटा, अपन को पता है जब तक नहीं बताया जाए तो अपन रिलैक्स आई मानते हैं, और अगर रिलैक्स आई है नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात की जा रही है तो अपने पास मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, L/FO टाइम्स क्या बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा D/FE। NCERT में डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है कि अपन जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस के बहुत ज्यादा पास रखते हैं, इसीलिए कंडीशन अपन मान सकते हैं यहाँ पे जब तक अपन को इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये NCERT में डायरेक्ट फॉर्मूला भी दिया हुआ है। अपन आप देख सकते हैं कि U की वैल्यू जो आपको U है उसको अगर मैं FO बोल दूं तो VO की वैल्यू जो होती है वो करस्पॉन्डिंगली क्या बन जाती है, L बन जाती है, तो ये नियर अबाउट होता है। तो अपन ने ये फॉर्मूला जो अपने पास मैग्निफिकेशन का हमने पढ़ा था, VO डिवाइडेड बाई UO टाइम्स D/FE इन द कंडीशन ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे VO की वैल्यू L बन जाएगी बेटा और UO की वैल्यू FO बन जाएगी, और इस फॉर्मूले से आप आंसर बहुत ही जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। L की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 40 गिवन है, तो 40 डिवाइडेड बाय आपको FO की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 2 गिवन है, और उसके बाद में साथ में आपको D की वैल्यू 25 दे रखी है, और FE की वैल्यू आपको बेटा 4 दे रखी है। अगर अपन इसको कैंसिल करें तो ये 20 टाइम्स हो जाएगा बेटा, सॉरी माफ कीजिएगा 10 टाइम्स हो जाएगा, ये यहाँ से कितना सोल्व हो गया, 10 टाइम्स, ओके। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा बेटा ये 10 टाइम्स, और उसके बाद इसको कट करें तो ये हो गया 5 टाइम्स, और 5 इंटू 25 इट विल बी 125, तो इसका मैग्निफिकेशन 125 ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, तो आपको फोर्थ ऑप्शन आपको करेक्ट देखने को मिल रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व किया जा सकता था। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो बेटा किससे आया, फ्रिक्शन चैप्टर से आया, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी, और क्लास में कराया जाता है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। तो आपको बोला गया कि दो आपके पास में बेटा क्या है, इंक्लाइंड प्लेन आपको दे रखे हैं। एक इंक्लाइंड प्लेन बेटा कैसा है, कंप्लीटली स्मूथ है, और दूसरा इंक्लाइंड प्लेन जो है बेटा वो आपको दे रखा है कंप्लीटली रफ है। मतलब ये वाला रफ है और पहले वाला कैसा था बेटा, स्मूथ। दोनों में ही जो ये एंगल है ये आपको 45 डिग्री दे रखा है बेटा। तो यहां पर भी ये कितना है, 45 डिग्री दे रखा है। एक ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया बेटा, यहां पर रिलीज किया। वन ऑफ देम इज रफ एंड द अदर इज परफेक्टली स्मूथ। ए गिवन बॉडी टेक्स 2 times मच टाइम टू स्लाइड डाउन। मतलब अगर आपने यहां पे एक बॉडी रखी बेटा जिसका मास मान लो m है, तो ये बॉडी यहां से स्लाइड करते हुए जब यहां पहुंचेगी तो उसको लेट्स सपोज मान लो टाइम बेटा t लगा होगा। कितना टाइम लगा होगा, t टाइम लगा होगा इस बॉडी को यहां से यहां पहुंचने में। तो अगर उसी बॉडी को अपन रफ सरफेस पे रखें तो यहां से बेटा यहां आने में उसको जो टाइम लग रहा है वो टाइम t डैश जो होगा वो 2 times t दे रखा है। मतलब 2 times जो आपका स्लाइड डाउन करने में टाइम लग रहा है किसके अंदर, स्मूथ वाले में, उसका डबल टाइम लग रहा है किसके अंदर, रफ वाले में। और लगना भी है बिकॉज रफ सरफेस है तो उसका मतलब है वहां पे एक्सेलरेशन एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस क्या होने वाला है बेटा, कम होने वाला है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो इसकी इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ जो है अपन बेटा यहां से यहां की जो लेंथ है उसको L मान ले, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अगर अपन बात करें बेटा स्मूथ है तो अपना एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा g sin थीटा। एक बार के लिए इसको मैं थीटा कंसीडर कर लेता हूं, लास्ट में अपन वैल्यू पुट कर देंगे, ओके। सिमिलरली अगर इसका एक्सेलरेशन देखिए बेटा तो इट विल बी g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। सबको पता है कैसे आया है, सब लोग जानते हैं एकदम इजीली कि यहाँ पे नेट फोर्स जो लगने वाला है वो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू mg cos थीटा होगा। जहां से अगर अपन एक्सेलरेशन निकालें तो म्यू kg cos थीटा एक्सेलरेशन इसमें से कम हो रहा होगा। k क्यों लगाया, बिकॉज बॉडी मूवमेंट में है, और मूवमेंट में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगने वाला है। अगर अपन बात करें बेटा टाइम की तो हम सभी लोग इस बात को बखूबी जानते हैं बेटा कि अगर टाइम अपन को फाइंड आउट करना है तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं बेटा कि इसके लिए टाइम लगाएं तो अपन सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, और सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा बताओ। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ at स्क्वायर लगाइए डायरेक्ट, क्योंकि u तो अपने पास कितना बेटा 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है अपने पास, तो स्लाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन सीधा लिख सकते हैं कि टाइम जो होगा वो होगा अंडर रूट 2h, मतलब कि L होगी एक तरीके से, और डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन विच इज g sin थीटा। ये बात समझ में आ गई सभी के। और अगर इस साइड में देखिए बेटा तो यहां पर जो टाइम t डैश लगने वाला वो होगा बेटा अंडर रूट ऑफ 2l अपॉन g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। बोलो होगा या नहीं होगा, ये बात सभी के क्लियर है बेटा। अब अगर मैं बोलूं इन दोनों टाइम में आपको रिलेशन दे रखा है कि t डैश जो है वो कितना है 2t है, मतलब मैं इस वाले पे क्या कर सकता हूं बेटा कि इसको डबल करूंगा और वो इसके इक्वल कर देता हूं। तो अगर मैं ऐसी कंडीशन लेता हूं बेटा, जरा गौर करिएगा सभी बच्चे कि अगर मैं यहां पे कंडीशन लूं, एक काम करते हैं ये वाला आपने अगर नोट कर लिया होगा तो इस कंडीशन में मैं एक बार के लिए इसको रफ करता हूं। तो यहाँ पे सभी लोग एक बार जरा गौर करिएगा, अपन जो मेन बातें हैं वो लिख लेते हैं एक बार के लिए। तो मेन बातें हमारे पास क्या क्या आ चुकी है बेटा, हमारे पास आ चुका है एक तो दोनों डायग्राम आप समझ चुके होंगे बेटा। तो अगर मैं बात करूं किस किस की तो मेरे पास आ चुका है एक तो t वो आ रहा है रूट 2l अपॉन g sin थीटा, और साथ में t डैश आ रहा है वो आ रहा है बेटा 2l अपॉन g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। बोलो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इनमें रिलेशन हमें पता ही है कि t डैश इज 2 times ऑफ t दे रखा है। तो अगर मैं इसको 2 times कर देता हूं बेटा और उसका दोनों साइड का होल स्क्वायर कर देते हैं एक बार के लिए, तो t डैश का स्क्वायर जो आएगा वो 4 times t स्क्वायर आ जाएगा, रूट हट जाएगा ना। तो अपन यहां से करते हैं t डैश का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा बेटा कितना 2l अपॉन g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा इज इक्वल्स टू 4 times t स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा बेटा 2l अपॉन g sin थीटा। अगर मैं आपको बोलूं 2l से 2l क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, g और g कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा। यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है sin थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा, ये वाला इधर आएगा sin थीटा और ये बन जाएगा बेटा 4 sin थीटा माइनस 4 म्यू के cos थीटा।
अब जरा देखिए बेटा, इसको अगर इधर लाता हूं तो अपने पास बनेगा 3 sin थीटा और वो भी बनेगा अपने पास 4 म्यू के cos थीटा। सबको पता है बेटा, मैंने माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया है, तो यहां से अगर मैं इसे 3/4 लिख लेता हूं, cos थीटा को डिवाइड में लाता हूं तो ये बन जाएगा tan थीटा इक्वल टू म्यू के। तो यहां से आपको दिख रहा होगा म्यू के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, tan थीटा, थीटा यहाँ पे 45 क्वेश्चन में गिवन है, तो tan 45 कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 1 बन जाएगी बेटा। तो म्यू के का आंसर आ जाएगा 3/4 और ऑप्शन में देखो 3/4 कौन सा बेटा, 3/4 मतलब 0.75, तो आपका आंसर 0.75 निकल के आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा बेटा। लेकिन अगर आपको इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी रिमेंबर होता बेटा तो आप इसे बहुत जल्दी से कर सकते थे। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है, और अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला दिमाग में रखना था तो आप सभी लोगों ने क्लास में अगर पढ़ा था तो म्यू के को अपन डायरेक्टली 1 - 1/n² से एक लाइन में सॉल्व कर सकते थे कि अगर ये फार्मूला में रिमेंबर हो। n होता है कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम्स हो गया है, तो आप सीधा लिखते 1 - 1/2 टाइम्स दे रखा है बेटा, तो 2 का स्क्वायर करते, यहां से आ जाता 1 - 1/4 और डायरेक्टली आंसर होता 3/4 और टाइम बिल्कुल नहीं लगता। ये तब है जब आपको फॉर्मूला रिमेंबर है, और अगर फॉर्मूला रिमेंबर नहीं है तो आप इस प्रोसीजर से इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया अपने पास वो सिंपल सा क्वेश्चन था और बाइसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, मतलब सेमीकंडक्टर टाइप इसको अपन मान सकते हैं बेटा। तो इसके अंदर अपन को एक छोटी सी बात ध्यान होनी चाहिए कि अपने को 15 मिली सेकेंड पे पूछा है बेटा। तो जरा पहले तो ये देखिए कि आपको जो v इनपुट दे रखा है, तो v इनपुट जो आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, 220 sin 100 पाई t। अगर मैं यहाँ टाइम की वैल्यू 15 मिली सेकेंड्स रखता हूं बेटा, तो 15 मिली सेकेंड रखने का मतलब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बनने वाली है, आप सभी लोग समझदार है कि इसका टाइम पीरियड अगर देख रहा हूं मैं तो टाइम पीरियड आ रहा है 20 मिली सेकेंड्स। अगर 20 मिली सेकेंड्स आ रहा है तो 15 इज 3t/4। 3t/4 का मतलब हुआ कि 270 डिग्री वाली कंडीशन यहाँ पे बन रही होगी, और जब ये 270 डिग्री बनेगा, जब मैं यहाँ पे t की वैल्यू 15 मिली सेकेंड्स पुट करने वाला हूँ, मिली मतलब 10⁻³ रखेंगे बेटा, तो जब मैं यहाँ पे वैल्यू रखने वाला हूँ तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि बेटा हमारे पास ये जो बनने वाला है वो 270 वाला बनेगा। 270 वाली कंडीशन अगर हमारे पास बनने वाली है तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो एंड होगा वो नेगेटिव होगा, बिकॉज साइन 270 जो होता है वो नेगेटिव होता है, -1 होता है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा और ये पॉजिटिव पे होता है। और यहां पर नेगेटिव है तो बेटा यहां पर भी क्या इंड्यूस होगा, नेगेटिव ही होता है, क्योंकि नेट अपने पास हम कहते हैं कि जो पोलैरिटी होती है वो पोलैरिटी सेम रहती है रेक्टिफायर के अंदर। तो यहां पर ये माइनस आया, तो माइनस आया तो D1 क्या बनेगा बेटा, देखो यहाँ पे P जो वाला पार्ट दिख रहा है ये N पार्ट है, तो P पार्ट नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसमें देखें तो P पार्ट पॉजिटिव से जुड़ा है, मतलब D1 जो होगा वो रिवर्स बाइस में होगा और जो D2 होगा वो फॉरवर्ड बाइस में होगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि P वाला अगर नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो वो रिवर्स बाइस में कंसीडर किया जाता है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए कि जिसमें D1 रिवर्स बाइस में हो और D2 फॉरवर्ड बाइस में हो, तो आपको फोर्थ ऑप्शन इसमें बेटा करेक्ट मिलेगा। कोई दिक्कत, उम्मीद है सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे होंगे, आराम से किए जा सकते हैं। बस ये है कि क्वेश्चंस जो थे वो बिल्कुल कोर बेस्ड पे पूछे गए हैं बेटा, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा है पेपर के अंदर कि जो बिल्कुल आपको फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली पूछा गया हो। कॉन्सेप्चुअल है तो जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है उसके क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो रहे होंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 देखो एक बार, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें है क्या बच्चों, आ जाओ करते हैं सॉल्यूशन इसमें। देखो तो इसमें बेटा क्या क्या गिवन है ना, वो बातें थोड़ा सा करते हैं। देखो तो ये एसी सप्लाई है और एसी सप्लाई में कितने वोल्ट है बेटा, 220 वोल्ट है। ओके 220 वोल्ट है, तो ये जो वोल्टेज जो गिवन होता है ना ये हमारा आरएमएस वैल्यू होते हैं। ओके सर, तो बेटा आरएमएस वैल्यू कितने हैं, तो ये हमारा आरएमएस वैल्यू हो गया कितना बेटा, तो आरएमएस वैल्यू हमारा है 220 वोल्ट। ओके सर ठीक है सर। अब बताओ बेटा रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 20 ओम। ठीक है सर, रेजिस्टेंस 20, कैपेसिटर कितना है बेटा, तो सब कुछ गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, आर कितने 20 ओम। ओके, और एक्स सी का वैल्यू कितना है बेटा, एक्स सी का वैल्यू है 25 ओम। सही है, और एक्सएल की वैल्यू कितने, तो एक्सएल की जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है वो है बेटा 45 ओम। मुझे निकालना क्या है बेटा, देखो एक बार तो मुझे इसमें जो निकालना है ना वो निकालने हैं कि करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस कितना है, और इसमें IRMS की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि करंट निकालते हैं, तो आई निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए क्या करेंगे बेटे, तो IRMS निकालना है, जिसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम VRMS बाय
जेड, ये फॉर्मूला यूज करने वाले प्यारे बच्चों। तो मुझे बताओ जेड की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बताओ। तो जेड की वैल्यू अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो एक बार देखो जेड की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, देखो यहाँ से, तो ये हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखो आर स्क्वायर कितना बेटा 20 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी मतलब 45 माइनस 25 यहाँ पे बेटा 45 माइनस 25 का होल स्क्वायर, सही है। अगर मैं ये इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ गया बेटा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये बन गया 20√2, सही है ना। 20√2 ये आ गया बेटा, जेड की वैल्यू आ गई, सही बात है। अगर ये जेड की वैल्यू आ गई तो VRMS यूज़ कर लो, कितना 220 वोल्ट बाय 20√2, ये कितना बन गया बेटा, 0 0 कैंसिल आउट, ये कितना 11, तो ये 11 बाय √2 1.4 दैट इज 7.8 एम्पियर, है ना। तो ये 7.8 है बेटा, तो 7.8 इसमें भी है और 7.8 इसमें भी है। तो अब यहाँ पे फेज एंगल देखो बेटा अलग अलग है, तो फेज एंगल निकालना है, तो ये हमारा IRMS का वैल्यू आ गया, एक तो ये आंसर आ गया बेटा। अब निकालना है tan phi फेज डिफरेंस, तो tan phi क्या यूज करते हैं बेटा हम, तो यूज करते हैं सर XL माइनस XC बाय R, ओके सर। तो XL XC कितना है बेटा, XL माइनस XC है 45 माइनस 25 बाय 20 दैट इज tan phi बराबर कितना हो गया बेटा, tan phi हो गया 20 बाय 20 दैट इज 1, मतलब phi की वैल्यू कितने आ गए बेटे 45 डिग्री, तो phi की वैल्यू 45 डिग्री और I कितने 7.8, तो ये हमारा प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर है। ओके सर ठीक है, चलो बेटा तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, आ जाओ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन में ये देखो, ये बिल्कुल एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी से, है ना। तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो प्यारे बच्चों एनसीईआरटी से भी आया है, ठीक है। उसमें से ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्या बोल रहा है, पढ़ो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शोन ऑन द ये एक्स एक्सिस। तो प्यारे बच्चों जो यहाँ पे गिवन है वो क्या गिवन है, देखो कि मुझे फोटो करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ग्राफ बता दो क्या होगा। तो याद करो प्यारे बच्चों, नोट्स में लिखाया था मैंने, क्या लिखाया था कि फोटो करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड ऐसे करती है, याद है ना। मतलब जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये ग्राफ तुम्हें याद हो तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैसे बेटे, तो फोटो करंट, है ना, बोल सकते हैं, याद है ना। मतलब फोटो करंट जो है वो इंटेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चीज़ें मैंने वहाँ पे बताया था कि जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज वैसे वैसे फोटो करंट भी क्या होगा प्यारे बच्चों, इंक्रीज। तो ये हमारा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी से ग्राफ है। किससे बेटा, बिल्कुल एनसीईआरटी से। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन करते आ जाओ। नेक्स्ट ये है कि ओपन पाइप है और ये दोनों एंड से क्या है बेटा, ओपन है, मतलब ये एक ओपन ऑर्गन पाइप हो गया, है ना। क्या हो गया, ये ओपन ऑर्गन पाइप। तो सबसे पहले ओपन ऑर्गन पाइप का जो फॉर्मूला होता है फंडामेंटल का, वो क्या होता है बेटा, तो ओपन ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला जो होता है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, है ना, फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन अगर पाइप हो, ऑर्गन पाइप हो तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो ओपन ऑर्गन पाइप हो तो फंडामेंटल जो है वो क्या होता है, V/2L, सही है। ये गिवन है ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल है, साथ में 1 हो गया। अब फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या यूज करोगे प्यारे बच्चों, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हम क्या यूज करने वाले हैं, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हम यूज यहाँ पे ऐसे करेंगे, देखो कि जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बेटा, है ना, क्लोज ऑर्गन पाइप का, तो मैंने उसको मान लिया F' मान लिया या तो F1 मान लिया, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, फंडामेंटल में क्या होता है बोलो, तो ये होता है सर V/4L। L यहाँ पे कितना है बेटा, तो ये लिखा हुआ है कि अगर इस ओपन ऑर्गन पाइप को हम क्या करें, डिप कर दें अगर वाटर में, तो ये एक बन गया क्लोज ऑर्गन पाइप और उसका फॉर्मूला क्या होता है, V/4L। और इस बार जो लेंथ है वो हाफ ऑफ जो लेंथ है वो ड्रम के अंदर है, तो हाफ ऑफ लेंथ जो है
वो बाहर है एयर में, तो यहाँ लिखा L/2, 2 यहाँ से कैंसिल आउट, क्या बन गया प्यारे बच्चों, तो बन गया V/2L। मतलब फिर से फ्रीक्वेंसी जो पहले बार में जो फ्रीक्वेंसी था ओपन हो गया पाइप में, वही सेकेंड बार भी वही हुआ, तो F1 बराबर क्या बन गया, F हो गया। कोई चेंज नहीं आया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4th। चलो सर, ओके सर, नेक्स्ट करते हैं बेटा, आ जाओ, है ना। अब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये पहले भी नीट में ऐसा क्वेश्चन आ रखा है प्यारे बच्चों, है कि नहीं बताओ। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, बताओ। 2 आइडेंटिकल पॉइंट मासेज है P एंड Q, मतलब P एंड Q एक मास है, जो P एंड Q का मास क्या है बेटा, बराबर है। सॉरी, यहाँ पे जो मास है दोनों का गिवन है, मतलब दो ऑब्जेक्ट है P एंड Q, उसका मास क्या है बेटा, बराबर गिवन है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मास ऑफ P बराबर मास ऑफ Q। ओके, ठीक है सर, चलो सर आगे बोलो सर। अब बताओ प्यारे बच्चों, सस्पेंडेड फ्रॉम 2 सेपरेट मासलेस स्ट्रिंग, सस्पेंडेड किया गया 2 मासलेस स्प्रिंग से, एक पे मास MP है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा कितना गिवन है, देखो तो K1 के साथ लगा हुआ है ना, K1 के साथ। दूसरा जो स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन, दूसरा जो स्प्रिंग गिवन है वो P के साथ लगा हुआ है, मास कितना है MQ, मान लिया मैंने, दोनों बराबर, इसमें क्या है K2, ये दोनों सपोर्ट है बेटा। अब बोल रहा है ना कि दोनों का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, बराबर है। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर है तो मैं इसको बोल सकता हूँ V मैक्स जो P का है वही V मैक्स लिखा हुआ बेटा, देखो मैक्सिमम स्पीड क्या है, सेम है, तो V मैक्स जो P का है वही V मैक्स किसका है बेटा, तो Q पार्टिकल का है। ओके सर, दोनों का मैक्सिमम जो स्पीड है बेटा वो क्या है, बराबर है। क्वेश्चन गिवन है देखो तो। अब यहाँ पे V मैक्स V Q के बराबर है P के, तो V मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, A ओमेगा, तो A किसके, P का ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, ओमेगा P का, चलो मैं लिख लिया, एम्पलीट्यूड Q का ओमेगा Q का। अब एम्पलीट्यूड A का ओमेगा P का क्या हो जाएगा, तो √K1 बाय मास MP, सही है बात है, हाँ सर सही है। AQ इंटू √K2 बाय MQ से MQ, MP और MP क्या है, दोनों बराबर है, रूट है। तो यहाँ से क्या निकालना है, रेशियो निकालना है AQ बाय AP से। तो यहाँ से बेटा सॉल्व कर दो, यहाँ से बन गया √K1 बाय √K2 बराबर AQ बाय AP। अगर सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो AP बाय AQ जो आएगा वो √K1, मतलब इसको अगर ऐसा लिखा जाए प्यारे बच्चों, ऐसे देखो AQ बाय AP अगर लिखोगे तो ये आएगा √K1 बाय K2, मतलब ये हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बेटा, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकेंड। क्लियर है, चलो ठीक है सर, नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखो लास्ट क्वेश्चन ये है, गेट जो हर साल हर बार एग्जाम में आता है बेटा, हर साल लगभग ये क्वेश्चन आता है। तो इसको थोड़ा सा करते हैं, वैसे है बहुत आसान, इसमें कोई हार्ड वाली बात बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे सिखाता हूँ, सीखो। ये A है बेटा, तो यहाँ से A बना, ये B है, यहाँ से B बना, ये हमारा नोर गेट है, तो यहाँ से बन के आएगा और यहाँ पे बनेगा A प्लस B, ये बार बन गया, ठीक है, नोर गेट। ये देखो बेटा, ये B है और ये A है, ये भी हमारा क्या है, नहीं ये हमारा नेंड गेट है, नेंड मतलब मल्टीप्लाई, तो A इंटू B का बार बन गया। ओके सर, अब जो Y बना ये हमारा एंड गेट है, तो Y बेटा क्या बन गया, तो Y यहाँ से बन गया A प्लस B बार इंटू क्या बना, AB बार। ठीक है बेटा, ये बन गया हमारा आउटपुट का इक्वेशन आ गया बेटा, बुलियन एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ से टेबल बना के चेक कर सकते हैं, टेबल बना के क्या आ रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि और कोई इसका प्रॉपर्टी लगाना, टेबल लगा लो। टेबल अगर टेबल अच्छे से बन गया तो इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल वाली बात है। तो हम टेबल बना लेते हैं, देख लो टेबल कैसे बनता है। A B मैंने क्या मान लिया प्यारे बच्चों, Y मान लिया। अब सोचो इसको कैसे बनाओगे, सोचो A और B को क्या किया, तो A और B को मैंने यहाँ पे 1 और 0 लिया, 1 प्लस 0। यहाँ से देखो बेटा एक बार, यहाँ से मैं इसको सॉल्यूशन यहाँ कर दूँ, है ना, यहाँ सॉल्यूशन कर दो। देखो Y बराबर क्या है बेटा, A बार प्लस B इंटू क्या है, इंटू है A इंटू B का बार, सही है, यही है ना बेटा। देखो हाँ सर, अब देखो, अब A प्लस B, A को 1 रखो,
तो 1 और बी क्या है 0, 1 प्लस 0 इंटू क्या है 1 इंटू 0, तो ये आ गया बेटा 1 प्लस 0 डेट इज 1 इंटू ये आ गया 0 इंटू 1 0, तो ये बन गया 1 का बार 0 इंटू 1 डेट इज 0, मतलब यहाँ पे क्या आ गया प्यारे बच्चों 0 आ गया। एक ऑपरेशन कर लिया, हाँ सर। दूसरा ऑपरेशन देखो, देख लो एक बार ऐसे किया मैंने, तो एक तो ये ऑपरेशन हो गया बेटा। दूसरा ऑपरेशन अगर यहाँ करोगे तो मैं इसको मान लिया हूँ क्या, मान लिया हूँ मैं 0 0 मान लिया हूँ, 0 0 पे देख रहा हूँ बेटा क्या आ रहा है, तो 0 प्लस बी भी 0 ए भी 0 बार इंटू 0 इंटू 0, तो ये 0, सही बात है। 0 प्लस 0 तो 0 इंटू 0 का बार 0 0 इंटू 0 0, 0 का बार 1, 1 इंटू 1 कितना बेटा 1, तो लो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब 1 1 पे एक और चेक कर लो, टेबल बना लो प्यारे बच्चों, क्या आएगा, तो 1 1 पे टेबल बनाओगे तो क्या आएगा देख लो, 1 1 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना बन गया 1 का बार इंटू 1 का बार, सही बात है। 0 इंटू 0 कितना बेटा 0, ये क्या आ गया 0 आ गया। अब बताओ यहाँ से तुम देख सकते हो बेटा, सुनो अब ओवर गेट होता कब है, जब 1 प्लस 0 क्या आता है 1, तो ओवर गेट तो खत्म हो गया ऑप्शन, सही बात है हाँ सर। नोर गेट पे आ जाओ, नोर गेट पे देखो 1 प्लस 0 1, नोर गेट याद है क्या होता है 1 प्लस 0 1, बाद में क्या, तो बाद में बार, तो 1 प्लस 0 1, 1 का बार 0, ये मुझे दिख रहा है। फिर से एक और करते हैं मैच, 0 प्लस 0 नोर गेट का क्या होता है, ये होता है y इक्वल टू क्या होता है बेटा a प्लस बी का बार। अगर ये ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा है y तो सही है। 0 प्लस 0 0, 0 का बार 1, एकदम बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ये देखो 1 प्लस 1 1, 1 का बार 0, तो मुझे नोर गेट दिख रहा है प्यारे बच्चों, तो नोर गेट हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, चलो बेटा तो ये स्वयं में आ गया, ओके। हेलो बच्चों, तो आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें अपने को दे रखा है ए सर्टेन कैमरा ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सिमिलर थिन कन्वेक्स लेंसेज। 4 अपने पास क्या हैं कन्वेक्स लेंसेज हैं जिनको हमने कनेक्ट कर रखा है, आर अरेंज्ड एक्सियली इन कॉन्टैक्ट, देन द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। एक तो हमें क्या पूछा है पावर पूछा है, एंड द टोटल मैग्निफिकेशन इन द कंपेरिजन टू द पावर P एंड मैग्निफिकेशन फॉर ईच लेंस विल बी रेस्पेक्टिवली। तो अपने को आइदर लेंस के कंपैरिजन में मैग्निफिकेशन पावर और पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन पूछा है। तो हमें जब पता है कोएक्सियली रखा जाता है तो पावर ऑफ द लेंसेज को क्या कर देते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। अब चारों लेंस एक जैसे हैं इसलिए पावर तो टोटल कितना हो जाएगा 4P हो जाएगा। मैग्निफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन हमारे पास हो जाता है M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू M4। तो यहाँ मैग्निफिकेशन की बात करूँ मैं तो मेरे पास क्या होगा कि टोटल मैग्निफिकेशन हो जाएगा M पावर 4। तो अपने पास आंसर हो जाएगा 4P एंड M पावर 4। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में अगर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है two gases A and B are filled at same pressure and same temperature, pressure in separate cylinder with movable pistons of radius RA and RB। देखो दोनों pistons की radius RA और RB हैं। On supplying an equal amount of heat to the both, दोनों को equal heat दी गई है। System reversibly under constant pressure, pressure हमारे पास यहाँ क्या रखा हुआ है कांस्टेंट रखा है। द पिस्टन्स ऑफ गैस ए एंड बी आर डिस्प्लेस्ड बाय 16 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे एक काम कर रखा है कि प्रेशर तो कांस्टेंट है और पिस्टन ए और बी को 16 और 9 से डिस्प्लेस किया है। इफ द चेंज इन देयर इंटरनल एनर्जी सेम, इंटरनल एनर्जी में सेम है, दोनों के लिए डेल्टा यू सेम है, इसका मतलब डब्ल्यू भी क्या रहेगा सेम रहेगा। W1 इक्वल टू W2 कर दूंगा मैं यहाँ पे। अब जब वर्क हमारे पास इक्वल हो गए तो उस स्टेट के अंदर वर्क को हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे क्या बोल देंगे P डेल्टा V इन सिचुएशन 1 बराबर P डेल्टा V इन सिचुएशन 2। अब प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम में चेंज क्या आ जाएगा
एरिया 1 इंटू डिस्प्लेसमेंट x1 बराबर एरिया 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट x2 आ जाएगा। अब अपने पास डिस्प्लेसमेंट x1 और x2 दे रखे हैं, तो उस टाइम में एरिया 1 तो कर दूंगा पाई आर ए स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट 16, दूसरे में कर दूंगा पाई आर बी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना कर दूंगा मैं 9 कर दूंगा, पाई से पाई कट जाएगा, हमारे पास आर ए बाई आर बी का होल स्क्वायर जो है वो 9/16 आ जाएगा, तो आर ए बाई आर बी कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। इस तरह से फोर्थ आंसर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। चले नेक्स्ट में, कह रहा है बैलून इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन एस, इट्स इन्फ्लेशन आउटलेट फ्रॉम वेयर गैस इज फिल्ड इन इट हैज स्मॉल एरिया, कि एक बैलून है उसमें से स्मॉल एरिया से अपने पास क्या हो रही है, गैस बाहर निकल रही है। इट इज फिल्ड विद अ गैस ऑफ डेंसिटी रो, गैस की डेंसिटी रो है, एंड टेक ए स्पेरिकल शेप ऑफ रेडियस आर, स्फीयर की रेडियस कितनी है आर। व्हेन द गैस इज अलाउड टू फ्लो फ्रीली आउट ऑफ इट, इट्स रेडियस आर चेंजेस फ्रॉम आर टू 0, जब गैस ऑब्वियसली बाहर निकल रही है तो उस स्टेट के अंदर इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, आर से 0 हो जाएगी इन टाइम टी। इफ द स्पीड ऑफ गैस कमिंग आउट ऑफ द बैलून डिपेंड ऑन आर एज आर पावर ए, इसका मतलब स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर की पावर ए के, एंड टी इज प्रोपोर्शनल टू एस पावर अल्फा ए पावर बीटा रो पावर गामा डेल्टा पावर आर पावर डेल्टा, देन विच इज करेक्ट। तो देखो इसमें अगर सिंपली देखा जाए तो कोई फिजिक्स का कंसेप्ट टॉपिक का नहीं है, सरफेस टेंशन का नहीं है, यहाँ पे हमें कंसेप्ट जो काम में लेना है वो डायमेंशनल एनालिसिस का काम में लेना है। अब डायमेंशनल एनालिसिस का कंसेप्ट काम में लेना तो सिंपल सी बात है, कह रहा है कि भाई हमारे पास टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसकी पावर, सरफेस टेंशन की पावर अल्फ़ा, ए पावर बीटा, रो पावर गामा, आर पावर डेल्टा। अब जब इसको मैं सोल्व करूँगा तो डायमेंशनल एनालिसिस में लेफ्ट साइड डायमेंशन शुड बी इक्वल टू राइट साइड डायमेंशन। अब लेफ्ट साइड डायमेंशन में टाइम है, तो टाइम को मैं m0 l0 t1 कर दूंगा। अगर मैं राइट साइड में जाऊं तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन की मैं बात करूं तो मेरे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ आता है, तो mt-2 हो जाएगा, पावर अल्फा हो जाएगा। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है तो मैं ml-3 कर दूंगा, और जब बात करूं किसकी, r की पावर की, तो r लेंथ है पावर डेल्टा कर दूंगा, और जो a है एरिया है L2 पावर बीटा कर दूंगा। अब इनको हम लोग कंपेयर करें तो इस साइड में मास की पावर को आप देखिए 0 है, उस साइड में मास की पावर एक तो अल्फा है, और आगे चलते हैं तो हमारे पास जो डेंसिटी की पावर दे रखी है गामा, तो वो गामा है, तो अल्फा प्लस गामा क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया। इसका मतलब है अल्फा इक्वल टू माइनस गामा, पहली रिलेशन अपने पास आ गया। दूसरा अगर आप लेंथ की बात करते हो, लेंथ की पावर इधर 0 है, इस साइड में देखें तो यहाँ -3 गामा प्लस डेल्टा प्लस 2 बीटा है। सिमिलरली टाइम को कंपेयर करते तो इस साइड में 1 है और इस साइड में -2 अल्फा है, तो -2 अल्फा, तो अल्फा -1/2 आ गया, और हमारे पास इससे गामा जो है वो 1/2 हो जाएगा। और सारे रिलेशंस में अगर आप देखते हैं तो एकमात्र एक रिलेशन है जिसमें अल्फा की पावर -1/2 है और गामा की पावर 1/2 है, बाकी और कोई रिलेशन नहीं है। तो आपके लिए ये आंसर जो है ये पहला करेक्ट हो जाएगा। होप अंडरस्टूड करेंगे। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन जो हम लोग क्लास में किया करते हैं। कह रहा है कि एक बैलून है, बॉल है, जिसको वर्टिकल सर्कल में आप रोटेट कर रहे हैं। अब जब आप वर्टिकल सर्कल में रोटेट करेंगे तो उस टाइम में बॉटम पे वेलोसिटी v है और इस पॉइंट पे कोई न कोई वेलोसिटी हम लोग v मान लेते हैं। तो ये पूछ क्या रहा है, रेशियो ऑफ द स्पीड v ऑफ द बॉब एट पॉइंट p
टू द स्पीड वी नोड। बट इसमें कंडीशन ये दे रखा है कि यहाँ पे रोप स्लेक होने की सिचुएशन आ जाती है। याद रखना, रोप स्लेक हो तो टेंशन क्या हो जाएगी, 0। अब इस साइड में फोर्स mg लग रहा है, तो हमारे पास इधर वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा आ जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो एक रिलेशन मेरे पास यहाँ से आ गया, mg साइन थीटा जो कि सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करा रहा है, तो mv² अपॉन r दैट इज l आ जाता है। m से m कैंसिल आउट हो गया अपने पास, तो यहाँ से lg साइन थीटा दैट इज इक्वल टू v² या lg बराबर v² बाई साइन थीटा। ये इक्वेशन 1 आ गई। दूसरी इक्वेशन आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करते हैं, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एनर्जी है हाफ m v नोड स्क्वायर। बॉटम मोस्ट पॉइंट से आप ऊपर पहुंच गए तो काइनेटिक एनर्जी तो हो गई हाफ m v², पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgl ये वाली, और ये mgl साइन थीटा प्लस mgl साइन थीटा। तो यहाँ पे m क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और m जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो उस टाइम में v नोड स्क्वायर इक्वल टू v² प्लस 2gl इंटू 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। आपके पास Lg की वैल्यू है v² बाई साइन थीटा, तो उस टाइम में v नोड स्क्वायर हो जाएगा v² प्लस v² बाई साइन थीटा इंटू 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा में अगर एलसीएम ले लेता हूँ तो इधर जाएगा साइन थीटा इंटू वी नोड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, v² कॉमन निकाल लेते हैं, साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा। कलेक्टिवली इक्वेशन बन जाती है v² दैट इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 2, और ये किसके बराबर आ गया, वी नोड स्क्वायर साइन थीटा। अपने पास चाहिए v², यहाँ से मैं इक्वल का साइन हटा देता हूँ, तो मेरे पास कलेक्टिव इक्वेशन को मैं जब यूज करूँगा तो वहाँ से v² बाई वी नोड स्क्वायर जो आएगा वो आपका साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा आ जाएगा। तो v बाई वी नोड जो आएगा वो साइन थीटा ओवर 2 प्लस 3 साइन थीटा का अंडर रूट बोले तो पावर 1/2 आ जाती है। सेकेंड आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। यस, क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है, अगर इसको देखें हम लोग, क्वेश्चन कह रहा है an oxygen cylinder of volume 30 liter has 18.20 mole of oxygen. After some oxygen is withdrawn from the cylinder, its gauge pressure drops to 11 atm. किसकी बात कर रहा है ये, गॉज प्रेशर की बात कर रहा है। At temperature 27 degree Celsius means 300 Kelvin, the mass of oxygen withdrawn from the cylinder is nearly equal to, क्योंकि एक सिलेंडर था उसके अंदर 27 डिग्री पे ऑक्सीजन थी 18.20 मोल, उसमें से कुछ पार्ट हटा लिया, हटाने से इसका प्रेशर में जो गॉज प्रेशर में चेंज आता है वो 11 का चेंज हो जाता है। तो पूछ रहा है कि फाइनल अपने पास कितना अमाउंट निकला होगा। तो पहले गिवन डाटा से हम लोग गैस का इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो क्या कर देंगे, PV इक्वल टू nRT। हमारे पास प्रेशर निकालना है, इंटू V 30 दे दिया, लीटर दे रखा है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते मीटर क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखा है 18.20 इंटू गैस कॉन्स्टेंट दे रखा है 100/12 इंटू 300।
बच्चे यहाँ से अगर आप लोग बात करते हैं तो 30 कट जाएगा, एक जीरो बच जाएगा, तो यहाँ से प्रेशर की जो वैल्यू आती है वो 18.20 अपॉन 12, 3 जीरो ये रहे 3 ये रहे 10 की पावर 6 हो जाती है। प्रेशर की वैल्यू मैं रख दूँ 182/12 इंटू 10 की पावर 5, डेसिमल को हटा दिया, यहाँ से आगे शिफ्ट कर दिया है, तो प्रेशर की वैल्यू नियर अबाउट 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाती है। अब ये अपने पास इनिशियल प्रेशर है, हमें निकालना क्या है, प्रेशर में डिक्रीज 11 गॉज का हो गया। अब 11 का हुआ तो इससे डिक्रीज करता हूँ मैं, तो पहले 15 प्रेशर था, 11 से डिक्रीज हुआ तो सॉरी कह रहा है गॉज प्रेशर 11 हो जाता है, यानी फाइनल माइनस एटमॉस्फेरिक 11 पी एटमॉस्फेरिक है, तो फाइनल कितना हो जाएगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस 11। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली, जनरली हम लोग ये गलती करते हैं, तो इससे बचने का तरीका सिंपल सा ये है, इसको नोट करने वाली चीज़ ये है, कह रहा है इट्स गोज प्रेशर ड्रॉप्स टू 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका जो प्रेशर में डिफरेंस है वो 11 तक हो जाता है। इसका साफ साफ मतलब है कि फाइनल प्रेशर कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 हो गया, इनिशियल कितना था 15 था। अब आपको निकालना क्या है कि कितना मास बाहर निकला है। सिंपल सी काम कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे, PV इक्वल टू nRT कर देंगे, तो यहाँ पे P2/P1 जो आ जाएगा वो N2/N1 आ जाएगा। -1 कर देता हूँ तो डेल्टा P, या सीधा रख देते हैं वैल्यू को, हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर है, तो वैल्यू को अगर आप लोग रखते हैं P2 अपने पास 12 है, P1 हमारे पास 15 है। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं मैं तो मेरे को गिवन है कितना बोले तो 18.2, तो यहाँ से N2 आ जाएगा 12/15 इंटू 18.2। आपको निकालना गैस लीक्ड आउट, जिसका मतलब डेल्टा N निकाल दूँ तो वो आ जाएगा N1 माइनस N2। हमारे पास यहाँ वैल्यू बन जाती है 18.2 माइनस 12/15 इंटू 18.2। तो यहाँ पे जो डेल्टा N की वैल्यू आ गई 3/15 इंटू 18.2। ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अगर मास की बात करता हूँ तो मैं कर दूंगा 3/15 इंटू 18.2 इंटू ऑक्सीजन का मास इन किलोग्राम, तो एक मोल का मास जो है 0.3032 kg हो जाएगा। जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 0.116 kg। दैट्स ऑल। हाँ, तो ये अपन क्वेश्चन देखते हैं। फिजिक्स का एक क्वेश्चन है नीट एग्जाम का अपने, जिसमें ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है अपने पास में, ऐसा कुछ एक सर्किट बना हुआ है, ठीक है भाई। और ये कैसा सर्किट है, और इसमें पूछा क्या है कि इस पॉइंट सी से डी में कितनी करंट फ्लो हुई, ये अपने से पूछा है। मतलब यहाँ से यहाँ कितनी करंट आ रही है उसके बारे में अपने से पूछा है। तो भाई साहब देख, मेरी बात सुन, तो एक चीज़ का ध्यान दे कि यहाँ से अगर अपने से करंट पूछ रखा है तो ये तो सर एक वायर है, और वायर में से करंट कैसे निकालते हैं वो एक अलग कहानी हो जाती है। मुझे आता है रेजिस्टर, अगर रेजिस्टेंस एक दे रखा हो, सॉरी कोई भी एक रेजिस्टर हो, उसमें से अगर करंट निकालना हो तो I बराबर V/R कर देते हैं, ये तो मेरे को आता है। पर यहाँ तो एक सिंपल सा वायर है, सर इसमें से करंट कितनी फ्लो करेगी, ये कैसे निकालें, तो ये ऐसे निकालेंगे बेटा। अपने को कैलकुलेट करना होगा कि यहाँ से इधर कितनी करंट आई थी, आगे की ओर कितनी करंट गई थी, और फिर पता चल जाएगा कि इधर कितनी करंट गई होगी। ठीक बात है। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहाँ इस 1 ओम में से कितनी करंट फ्लो कर रही है और 2 ओम में से कितनी कर रही है। चलो वो कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से देख, इसका अगर मैं डायग्राम सा बनाना चाहें अपन, छोटा सा अलग सा, या जरूरत भी नहीं पड़ेगी बेटा, आसान सा ही हो जाएगा ना, कि ये 1 ओम और 3 ओम क्या ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में किस लिए, उसको ध्यान से सुनना।
पैरेलल में दो रजिस्टर कब होते हैं? जब उनके वोल्टेज डिफरेंस क्या हो? इक्वल हो। यहाँ पे देखें C और D पॉइंट के बीच में कोई भी रजिस्टर नहीं आ रहा है, मतलब वोल्टेज क्या रहेंगे उनके वोल्टेज सेम रहेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ 1 ओम का वोल्टेज डिफरेंस और यहाँ 3 ओम का वोल्टेज डिफरेंस सेम है, इसलिए 1 ओम और 3 ओम पैरेलल में है और इधर 2 ओम और 4 ओम भी पैरेलल में है। ठीक है भाई साहब, चल 1 और 3 को तूने लिया पैरेलल में, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 1 गुणा 3 अपॉन R1 प्लस R2, 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, हाँ 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4 हो गया। अब यहाँ पे देखें ये 2 ओम और 4 ओम भी पैरेलल में है, तो इनका आर इक्विवेलेंट निकलेगा, सर निकल जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन R1 प्लस R2। आंसर आएगा 8 अपॉन 6, जिसको लिख सकते हैं 4 अपॉन 3। ठीक है बेटा, यहाँ मतलब इन दोनों का मिला के 3/4, इन दोनों का मिला के 4/3। अब ये पूरा कंप्लीट किस में हो जाएगा? मतलब ये कंप्लीट 4/3 और ये कंप्लीट 3/4। क्या ये दोनों सीरीज में है? और जब सीरीज में होते हैं तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? सर इनको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो देखो बेटा 3/4 में जब 4/3 को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 25/12। ठीक है, तो अब देख 50 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है और आर इक्विवेलेंट है इसका 25/12। तो यहाँ से कितनी करंट फ्लो करेगी क्या अपन कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? I इज इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट। तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो गया रे? 25/12। 12 चला गया ऊपर, ये आंसर कितना आया? सर ये आंसर आएगा 24 एम्पियर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से करंट कितनी आई? 24 एम्पियर आई। अब वो करंट एक तो 1 एम्पियर में, उसमें से कुछ 1 एम्पियर में जाएगी और कुछ 3 एम्पियर में जाएगी। चल भाई बता 1 एम्पियर में से कितनी करंट जाती है? सर फॉर्मूला लिखाया है I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। मतलब यहाँ से करंट निकालनी है तो I को मल्टीप्लाई, इस टोटल करंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दूसरे रजिस्टर से। ठीक है भाई, तो यहाँ करंट आ गई सर I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4, और ये तेरा कट पीट के आ गया रहा टोटल 18 एम्पियर। ठीक है, तो 18 एम्पियर करंट इधर आई, इधर जा रही है 18 एम्पियर करंट। अब देख ये वायर है, वायर में से करंट डायरेक्ट तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर यहाँ ये रजिस्टर है तो क्या इसकी करंट को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर। अब देखें जो 24 एम्पियर, जो 24 एम्पियर करंट थी वो इस 1 और 3 दोनों में से जा रही है, फिर बाद में वो पूरी 24 एम्पियर भी इस 2 एम्पियर और 4 एम्पियर में जा रही है। तो यहाँ से करंट कितनी जाएगी? सर I इंटू R2, R2 कितना हो जाएगा? 4, और R1 प्लस R2 2 प्लस 4। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16 एम्पियर। अब ध्यान से देखें 18 एम्पियर करंट 1 ओम में से इधर जा रही है, जिसमें से 16 एम्पियर आगे की ओर पास हो गई। इसका मतलब इधर नीचे की ओर कितनी करंट जाएगी? 2 एम्पियर। तो इसका ये ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कैपेसिटर का क्वेश्चन आया है। चलिए इसको ध्यान से पढ़ लें एक बार और फिर अपन आगे सोल्व करते हैं। तो डायरेक्ट इतना सा चीज इसने बता रखी है। क्या बता रखा है इसने? इसने ये बताया है कि सिंपल कैपेसिटर लिया जो अंदर जिसमें पूरा खाली है, मतलब इसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई भी प्लेट नहीं है। तो इसकी कैपेसिटेंस को अपन कैसे लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जहाँ पे A इस प्लेट का एरिया है और D इसकी ये लेंथ है। अब ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इसकी डबल हो जाती है। मतलब कितनी हो जाती है? अगर पहले C मानी है तो अब कितनी हो जाएगी? 2C। कब हो जाती है? जब आप इसके बीच में इंट्रोड्यूस करते हो 2 प्लेट्स को
जिनकी थिकनेस है 3d/8 और दूसरे की है d/2 और उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K1 और K2। मतलब अब इसी कैपेसिटर के अंदर अपन ने दो प्लेट को इंसर्ट कर दिया, जिसमें पहली जो प्लेट थी उसकी लेंथ थी बेटा, उसकी थिकनेस थी 3d/8 और दूसरी प्लेट की थिकनेस थी d/2। तो बाकी ये जो एयर बच गई इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी सर? टोटल है थिकनेस d और इसमें से माइनस किया है आपने 3d/8 को और माइनस किया है d/2 को, तो ये आंसर कितना आएगा सर? आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो d/8। मतलब कि ये जो पहली स्लेब थी और ये है दूसरी स्लेब, जिनकी थिकनेस दे रखी है 3d/8 और दूसरे की d/2। पहले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। और एक ये भी रिलेशन दे रखा है कि K1 = 1.25 K2। ठीक है, तो अब क्या बोला है कि अगर पहले कैपेसिटेंस C थी, अब उसकी डबल कर दी मतलब 2C हो गई। ठीक है भाई, अब बीच में आप T थिकनेस की कोई प्लेट इंसर्ट कर रहे हो, कोई भी एक ऐसी स्लेब लेके आ रहे हो जिसकी थिकनेस क्या है T है, तो उसके लिए मेरे को बताएं कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो सर फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, ε0A/d माइनस T1 + T2 प्लस T1/K1 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और T2/K2। बस सिंपल सा ये फॉर्मूला अपने को यूज़ करना है। तो इसमें देखें बेटा, T1 की वैल्यू कितनी है 3d/8, T2 की d/2, K1 है वो भी अपने को गिवन है और K2 भी गिवन है। तो बस इन दोनों को आगे अपने सोल्व करेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। ठीक है, इसे मैं आगे सोल्व कर देता हूँ मैं, तो एक बार उसको ध्यान से समझें। ब्लैक कलर तो दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, वाइट पे अच्छा दिखता है। ओके बेटा, चलिए सोल्व करते हैं। तो सी की वैल्यू थी सर ε0A/d और यहाँ जो आपने 2C बनाया था उसकी वैल्यू थी ε0A/d माइनस T1 कितना हो जाएगा रे सर? 3d/8, T2 सर d/2 प्लस T1/K1 तो 3d/8 K1 और T2/K2 तो T2 कितना हो गया d/2 K2। ठीक है, हम क्या करेंगे, C की जगह पुट कर देंगे ε0A/d, ये हो गया 2 × ε0A/d = आ गया यहाँ पे ε0A। ये देखो 3d/8 और d/2 इसको अपन ऐड करते हैं, तो मैं क्या करूँगा 8 को एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अपने पास में 4 और 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, तो आंसर आया ये कितना हो गया 7d/d माइनस 7d/8। तो आंसर कितना बचेगा सर d/8 प्लस एक चीज़ और देखो, इसने बोल रखा है कि सर K1 = 5/4 K2, क्योंकि 1.25 को क्या बोल सकते हैं 5/4 K2। ठीक है, पर आपसे जो वैल्यू पूछी है वो पूछी है कि K1 की वैल्यू कितनी है, तो क्या करना पड़ेगा इस इक्वेशन में K2 की जगह यहाँ से डाटा पुट करना पड़ेगा। तो K2 = कितना हो जाएगा 4K1/5। चलिए पुट करते हैं, ये आ गया 3d/8 K1 प्लस d/2 और K2 की जगह पुट कर देंगे 4K1/5 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, देखें ε0A से ε0A कटा, यहाँ बच गया 1। ठीक है, अब इस पूरे को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इधर, तो यहाँ से आंसर आएगा 2 × और एक d भी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 1/8 प्लस और यहाँ पे 8 K1 कॉमन आ रहा है, एलसीएम ले सकते हैं
3D + 5D कितना हो जाएगा 8 और नीचे आ गया 8K1 = बन गया अपना 1 और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर से D, मतलब इसको इधर मल्टीप्लाई किया और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। चल भाई ठीक है, D से D कट गया। अच्छा 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये 1/8 प्लस ये 1/K1 = आ जाएगा 1/2। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब 1/8 को इधर लेके जाएंगे तो 1/K1 = 1/2 माइनस 1/8। ये कितना बच गया है? चलो इसका 4 एलसीएम, मेरे को 8 एलसीएम लेना पड़ेगा तो 4 और 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से आया 1/K1 = 3/8। तो सर उल्टा कर देंगे तो K1 आ जाएगा 8/3, जिसको लिखेंगे 2.66। चलो ये अपना कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आंसर कितना आया 2.66, चेक कर सकते हैं। 40, ठीक है। ओके हाँ, तो वो तो बेटा कंप्लीट हो गया। फिर वो क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लें। इसमें जो जो डाटा गिवन है वो एक बार अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट स्लेब में बढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या डाटा गिवन है कि एक कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसके डायमीटर को अपने को मेजरमेंट करना है और यूज करना है वर्नियर कैलिपर को, और इसके लिए अपने को डाटा गिवन है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन = 9 मेन स्केल डिवीजन। ये नंबर 1 इंफॉर्मेशन है। और दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि सर इसका 1 मेन स्केल डिवीजन है ना, वो किसके बराबर है? 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। चलिए भाई, अब फिर इसमें अपने से क्या कैलकुलेट कराया है? कैलकुलेट ये करवाया है। और एक चीज और दे रखी है कि एंड द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज एट 0.1 सेंटीमीटर व्हेन द जो ऑफ वर्नियर कैलिपर आर क्लोज। इसका मतलब क्या हुआ कि जब उस इंस्ट्रूमेंट को अपन क्लोज करते हैं तो वर्नियर कैलिपर की जो है वो मेन स्केल के 0.1 सेंटीमीटर के ऊपर स्टैंड कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या जीरो एरर भी आ रही है? ठीक है भाई साहब, तो यहाँ पे तो जीरो एरर भी इंट्रोड्यूस हो रही है, और वो जीरो एरर कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, फिर अपने से पूछा है इफ द मेन स्केल रीडिंग फॉर दिस डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर एंड द नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन इज 8, द मेजर्ड डायमीटर आफ्टर जीरो एरर करेक्शन इज। सिंपल सी बात है कि ये पूरा डाटा उसका दे करके आपको उस डायमीटर की मेन रीडिंग पूछी है, तो वो जब रीडिंग कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिस्ट काउंट की ज़रूरत अपने को पड़ेगी, और तो फिर अपन लिस्ट काउंट यहीं पे निकाल लेते हैं। तो ये जो 2 इन्फॉर्मेशन दे रखी है स्टार्टिंग की, कि ये इंपॉर्टेंट है लिस्ट काउंट को निकालने के लिए। चलिए बोलिए, लिस्ट काउंट फॉर दिस वर्नियर कैलिपर क्या हो जाएगा? सर ये होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। चलो भाई, अब देख 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा? क्या 10 को नीचे लेके आ जाएंगे? ठीक बात है सर। तो देखना, मैं इस 1 VSD की जगह लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ सर? 10 को नीचे लेके आ गया तो ये बच गया 9 MSD/10। 1 VSD किसके बराबर हो गया? 10 को नीचे लेके गए तो 9/10 MSD के बराबर। अब 1 में से 9/10 गए तो आंसर कितना आया? 1 - 9/10। आंसर आया सर 0.1 इंटू MSD, और MSD है 0.1 सेंटीमीटर, तो लिस्ट काउंट आ गया 0.01 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लेब में देखते हैं। हाँ ठीक है सर, आ गया। अपने से पूछा है कि इस वर्नियर स्केल की जो करेक्ट रीडिंग है वो क्या होगी।
तो करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले लिखें मेन स्केल की रीडिंग, फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग माइनस 0 एरर। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। बात बता दें तो इसने मेन स्केल की रीडिंग दे रखी है 5 सेंटीमीटर, वो क्वेश्चन में गिवन है, तो वो हो गई 5 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लिखते हैं सर? लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इनटू नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये हो जाएगा लिस्ट काउंट इनटू n माइनस। अब देखिए बेटा एक चीज बताएं कि 0 एरर, अपने पास 0 एरर अपन ने देखा कितनी आई? 0.1 सेंटीमीटर आई। सर वो यहाँ माइनस करके लिखेंगे या प्लस करके लिखेंगे, ये भी तो एक सवाल है। तो वो देख बेटा कि जब आपने उस इंस्ट्रूमेंट को क्लोज किया तो वो जो थी वर्नियर स्केल की वो कहाँ होनी चाहिए थी? मेन स्केल के 0 के साथ मैच करनी चाहिए थी, पर वो कहाँ जा रही है? 0.1 सेंटीमीटर मेन स्केल की तरफ जा रही है। इसका मतलब कि ये जो वर्नियर कैलिपर है अपने को जो रीडिंग मेजर करके देगा वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा मेजर करके देगा। इसके लिए आपको अगर करेक्ट रीडिंग चाहिए तो क्या करेंगे कि ये जो वर्नियर कैलिपर जो अपने को रीडिंग दे रहा है वो निकाल लें उसको देख करके, और ये जो 0 एरर है उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आ जाएगा माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब ये लिख दें, सारी वैल्यू लिख दें। 5 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट अपन ने निकाल लिया है 0.01 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हैं? 8 है, ठीक है बेटा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, सारा सेंटीमीटर में डाटा है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा 4.98 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू 2 डिफरेंट स्मॉल सर्कुलर कॉपर कोयल। ऐसे 2 कॉपर कोयल्स हैं, इनमें से कितनी करंट फ्लो कर रही है? 2 एम्पियर की, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रही है दोनों में, ठीक है बात। और इनकी रेडियस का रेशियो है 1/2। 1/2 है, मान लेते हैं कि ये रेडियस R1 है, इसकी रेडियस कितनी है? R2। क्वेश्चन में गिवन है कि सर R1/R2 इज इक्वल टू 1/2। क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट्स। ठीक है भाई साहब, बता दें यार, ये तो सिंपल ही है कि जैसे इसका मैग्नेटिक मोमेंट मान लेते हैं m1 होगा, कितना आता है सर? करंट इनटू एरिया। करंट कितनी है? 2 एम्पियर। एरिया कैसे लिखेंगे? पाई R1 का स्क्वायर। ओके, इसके लिए अगर मैग्नेटिक मोमेंट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे सर? करंट I इंटू इसका एरिया पाई R2 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आपसे क्या पूछा है? इनके मैग्नेटिक मोमेंट्स की का रेशियो, मतलब आपसे इसने पूछा है m1/m2। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा और ये m1/m2 बराबर हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर। R1/R2 की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/4। तो बोल सकते हैं 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ लें, फिर नेक्स्ट स्लेब में ही सोल्व करेंगे इसको थोड़ा सा। ठीक है, तो ध्यान से समझ लें, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें। हाँ, अब इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट स्लेब अपन यूज़ करेंगे। बेटा इसमें क्या कह रहा है, क्या कह रखा है उसको थोड़ा सा समझे। कुछ ऐसा अपने पास में एक डायग्राम है जहाँ पे जो उस लिक्विड की जो सरफेस बन रही है वो कुछ ऐसे बन रही है। ठीक है, ऐसी सरफेस बन रही है। ओके बेटा, और आपसे कुछ रिलेशन इसमें पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखना एक बार, एक चीज़ क्या हो रही है
चीज़ ये हो रही है बेटा कि जैसे जैसे अपन आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इसने बोला है कि ये तो है एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और इधर है जेड डायरेक्शन। इसने बोला है जैसे जैसे अपन आगे की ओर बढ़ रहे हैं इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चेंज होती हुई दिखाई दे रही। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है कि जब रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट रहती है तो वैसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम अपन ने सोल्व कर रखी। और यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे अपन आगे की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो चेंज हो रही है। जैसे क्या हो रहा है चेंज, कैसे चेंज हो रहा है देखते हैं। जैसे यहाँ से एक्स डिस्टेंस में मैं जाता हूँ तो इसकी ये जो हाइट है वो कितनी हो जाती है, वाई हो जाती है, ठीक है। तो वाई हो जाती है। तो ये देखें अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से जो एंगल बनाते हैं थीटा, क्या वो इसकी स्लोप होगी, ठीक है। और स्लोप को कैसे लिखते हैं, टेन थीटा से, और टेन थीटा से लिख सकते हैं या डी वाई बाई डी एक्स से लिख सकते हैं। तो वो ये बोल रहा है कि ये एंगल बहुत स्मॉल है, तो वेरी स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा को अपन थीटा भी लिख सकते हैं, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वेरी स्मॉल। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक बात है। तो यहाँ पे देखें कि मैं x डिस्टेंस पे जाके x पे गया और मान लेते हैं हाइट कितनी थी, y थी, तो y थी। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगी वो मैं मान लेता हूँ कि ये स्मॉल r के बराबर होगी, ठीक है भाई। तो बेटा जब कांस्टेंट जब रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट रहती है तो उसके लिए फॉर्मूला अपने को पता है, और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरी करती है तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है ना कि r इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 और नीचे आएगा d2y बाई डी एक्स। सही बात है। तो अब देखें बेटा, क्या dy बाई डी एक्स वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तो इस d2y बाई डी एक्स का होल स्क्वायर को क्या अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये 1 की तुलना में क्या एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी, तो इसको अपन लगभग 1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, 1/d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देखें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा सर, ये तो 1/r के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब और इसमें रिलेशन पूछा है तो उस रिलेशन के लिए कुछ और अपन डाटा लिख सकते हैं, वो देखते हैं। हाँ, यहाँ तक बोर्ड अपने को दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें बेटा कि जो प्रेशर डिफरेंस होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, इतने दूर में सेट बैठेगा, ठीक है। कि जो प्रेशर डिफरेंस होता है डेल्टा पी, वो किसके बराबर होता है, सरफेस टेंशन एस इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। तो r1 को तो मैंने r मान लिया है, और r2 कितनी हो रही है, ये वाइड, इसने बोला है काफ़ी ज़्यादा बड़ी लेंथ है, तो r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर हो जाएगी, इन्फिनाइट के। तो 1/∞ कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से इस डेल्टा पी को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, S/r के बराबर। और ये जो प्रेशर डिफरेंस है यहाँ से यहाँ का, क्या इसको मैं ρ/g/y भी लिख सकता हूँ, सही बात है। तो देखें बेटा, वहाँ पे 1/r है, यहाँ S/r है, तो मैं S को नीचे लेके जाऊँगा तो ये 1/r किसके बराबर हो जाएगा, ρ/g/y बाय S। अब यहाँ से 1/r की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर देंगे तो मेरे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ρ/g/y बाय S। ओके।